बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? रेट एंड एक्सटेंट टू विच द एडमिनिस्टर्ड ड्रग रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। वो रेट जिसमें हमने कोई ड्रग एडमिनिस्टर की बॉडी के अंदर और वो हमारी सर्कुलेशन में पहुंच गई, उसको हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। इंट्रावस्कुलर ड्रग्स के केस के अंदर ना बेसिकली ये होता है क्योंकि 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि हम डायरेक्टली ब्लड सप्लाई में अप्लाई कर रहे होते हैं। अब जो एक ग्राफ दिया हुआ है इसमें प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन वर्टिकल एक्सिस पे दी हुई है और टाइम एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है, और जो एरिया अंडर कर्व है इंट्रावस्कुलर का वो मोर कर्व है एज़ कम्पेयर टू द एक्स्ट्रावस्कुलर डोज का। तो फॉर्मूला क्या बना बायोअवेलेबिलिटी का? एरिया अंडर द कर्व रूट वो जो हमने चूज़ किया डिवाइडेड बाई वो कोई भी हो सकता है, और डिवाइडेड बाई द एरिया अंडर द कर्व इंट्रावस्कुलर मल्टीप्लाई बाय 100। सो इससे हमें बायोअवेलेबिलिटी पता चल जाएगी। और इसके अलावा फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द बायोअवेलेबिलिटी। उसमें आता है फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इस तरह होगी कि जब जीआईडी से ड्रग अब्जॉर्ब होगी ना, तो बेसिकली पहले तो वो पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगी, फिर लीवर के अंदर उसकी मेटाबॉलिज्म होगी और गटवाल के अंदर वो आके मूव आउट करेगी। जो अनचार्ज ड्रग्स होंगी ना वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर नहीं जा सकती, अनचेंज ड्रग्स। तो वो कैसे? नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है वो प्राइमरी एडमिनिस्टर करते हैं या द सबलिंगुअल और ट्रांसडर्मल। तो इससे क्या होता है कि लो सिस्टेमिक बायोअवेलेबिलिटी होती है। जिसका फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होगी। इस तरह जो है ड्रग्स विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शुड बी गिवन इन डोजेज सफिशिएंट टू इंश्योर दैट एनफ एक्टिव ड्रग रीचेज द डिज़ायर्ड साइड इफेक्शन। जैसे माउथ में हमने ली, फिर स्टमक में गई, स्टमक से जीआईटी। तो देखें तो बायोअवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है उसकी ऊपर वाले की जहाँ से हमने ली, और नीचे वाले फर्स्ट पास जो है वो कम है उसका पोर्टल सर्कुलेशन से, जब वो लीवर में गई और लीवर से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गई। तो ये सोलबिलिटी ऑफ ड्रग पर भी डिपेंड करता है कि वो हाइड्रोफिलिक है या लिपोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक जो होती हैं वो पुअरली एब्जॉर्ब होती हैं इन द लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन। जो लिपोफिलिक होती है ना वो पुअरली एब्जॉर्ब होती है इन एक्वस बॉडी फ्लूइड्स। और ना फॉर अ ड्रग टू बी रेडिली अब्जॉर्ब इट मस्ट बी लार्जली लिपोफिलिक या येट हैव सम सॉल्युबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। और केमिकल इंस्टेबिलिटी क्या होती है कि पेनिसिलिन जी जो होती है अनस्टेबल होती है इन द गैस्ट्रिक कंटेंट, क्योंकि पेनिसिलिन एक प्रोटीन है और बेसिकली हमारी हमारे स्टमक के अंदर एसिड मौजूद होते हैं जो कि ना माइनो एसिड्स की ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। तो उन एंजाइम्स की वजह से ना वो बेसिकली इंसुलिन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो उसका डिज़ायर्ड इफेक्ट नहीं हम अटेन कर सकते। इसके अलावा नेचर ऑफ द ड्रग पर डिपेंड करता है कि साइज़ ऑफ पार्टिकल और बेसिकली सॉल्ट फॉर्म है कि नहीं है, आयन फॉर्म कौन सी है, क्रिस्टल पॉलीमॉर्फिज्म कौन सी है, इंटेरिक कोटिंग है या नहीं है। बाकी इसकी बाइक्विलेंस और थेराप्यूटिक इक्विलेंस में डिफरेंस देखिए तो टू डोज वो यानी दो ड्रग की फॉर्मुलेशंस जो कि बायोइक्विलेंट होती हैं वो जिनकी ना कंपेरेबल जो है बायोअवेलेबिलिटी हो, और वो ना पीक ऑफ ब्लड को ना सेम टाइम पे अचीव करें। और थेरेप्यूटिक विंडो जो थेरेप्यूटिक इक्विलेंस जो होती है ना टू ड्रग्स फॉर्मुलेशंस होती हैं जो कि थेरेप्यूटिकली इक्विलेंट होती हैं जब वो फार्मास्यूटिकली क्या होती हैं, इक्विलेंट होती हैं, और उनमें ना डोजेज सेम होगी और ना बेसिकली और उनकी एक्टिव इंग्रेडिएंट भी सेम होते हैं। रेट दोनों का रेट और बायोअवेलेबिलिटी जो होती है वो बायोइक्विलेंस की इक्वल होती है, और जबकि थेरेप्यूटिक इंडेक्स इक्वल नहीं होती। जबकि सेफ्टी प्रोफाइल और ना क्लिनिकल इफेक्ट थेरेप्यूटिक इक्विलेंस का ज़्यादा होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? प्रोसेस बाय विच द ड्रग रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली लीव्स द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर्स इनटू द इंटरस्टिशियम एंड द टिश्यूज़। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर, तो हमारी पहले ना बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होकर वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती है। जब हम इंट्राविस्कुलर देंगे तब वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग में आता है कि ब्लड फ्लो टू द कैपिलरी। जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, जहाँ ब्लड फ्लो कम होगा वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी। वेल परफ्यूज टिश्यूज़ जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी और स्प्लेनिक ऑर्गन्स है ना, यहाँ पे जो है ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द स्केलेटल मसल्स। और पूरी परफ्यूज टिश्यूज़ के अंदर जैसे फैट, बोन एंड विजराज है यहाँ पे कम होता है। जैसे कि इंट्रावेनस बोलस अगर हम प्रोपोफोल का दें तो हाई ब्लड फ्लो होगा एंड हाई लिपोफिसिटी होगी, तो रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन होगी सीएनएस के अंदर, एनेस्थेटिक इफेक्ट आएगा, सेडेशन कॉज करेगा। लेकिन अगर हम सब्सिक्वेंट स्लोअर डिस्ट्रीब्यूशन टू द स्केलेटल मसल एडिपोज टिश्यू होगी तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन लोअर हो जाएगी। उससे क्या होगा? डिफ्यूज आउट ऑफ सीएनएस डाउन ग्रेडियंट, और इससे क्या होगा? कॉन्शियसनेस जो है वो रिगेन हो जाएगी। कैपिलरी परमेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। लीवर और स्प्लीन जो होती हैं उनमें डिसकॉन्टीन्यूस कैपिलरीज होती हैं और स्लिट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जबकि ब्रेन के अंदर कॉन्टीन्यूस कैपिलरीज और टाइट जंक्शंस होते हैं। तो लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स होती हैं ना वो सीएनएस के अंदर क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर उसे क्रॉस नहीं देती, उनके अंदर टाइट जंक्शंस होते हैं, वो खुद को उनको बेसिकली ना ग्रैस्प करके ना उसके अंदर ही बाइंड कर देती हैं।
बाकी हमने करना है कि बाइंडिंग ऑफ द ड्रग जो है ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ भी बाइंड कर सकती है और अनबाइंड टिश्यूज बाइंडिंग टू द टिश्यू प्रोटीन्स भी हो सकती है। जब वो बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगी ना तो वारफेरिन बाइंड करती है एल्बुमिन के साथ, तो ये क्या होती है, रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। और ड्रग्स जो होती है नॉन डिफ्यूजेबल फॉर्म के अंदर जो है दैट स्लोअर्स देयर ट्रांसफर आउट ऑफ देयर वेस्कुलर कंपार्टमेंट एक्ट एज अ ड्रग रिजर्वायर। जो बाइंडिंग टू द टिश्यू प्रोटीन्स होती हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ अ ड्रग इन टिश्यूज बाय बाइंडिंग टू द लिपिड्स प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स एंड लीडिंग टू द हायर कंसंट्रेशन इन टिश्यूज देन इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। जैसे कि ना बेसिकली एक्रोलिन जो होती है एक्यूमुलेट हो जाती है ब्लैडर के अंदर, क्या कराती है, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कराती है। अभी एक्ट करते हैं एज अ ड्रग रिजर्वायर, प्रोलॉन्ग एक्शन और कोज लोकल ड्रग टॉक्सिसिटी। लिपोफिसिटी, ये लिपोफिलिक सब्सटेंसेज होती हैं रैपिडली एब्जॉर्ब होती हैं इन द लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन, और हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेज होती हैं पुअरली एब्जॉर्ब होती हैं इन द लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन एंड हैव टू पास थ्रू ऑल द स्लिट जंक्शंस। फिर इसके बाद आता है कि साइज़ ऑफ ऑर्गन पे भी डिपेंड करता है। स्केलेटल मसल्स का साइज़ एरिया ज़्यादा है तो वहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। अब ब्रेन में एरिया कम है तो वहाँ ब्लड फ्लो कम होगा। पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है, बाउंड फॉर्म में है कि फ्री फॉर्म में। इन बाउंड फॉर्म में होगी तो इनएक्टिव नॉन डिफ्यूजिबल होगी और मेटाबलाइज नहीं हो सकती और एक्सक्रीटेड बाय मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर होती है और एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होती है बेसिकली ना। और जो फ्री फॉर्म होगी ना वो डिफ्यूजिबल होगी और ना बेसिकली मेटाबलाइज और एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज होगी। अब इफेक्टिव ड्रग कॉन्सनट्रेशन क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ अ ड्रग एट द रिसेप्टर साइट दैट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स इस कार्ड इफेक्टिव ड्रग कॉन्सनट्रेशन। ये रेडिकली मेजर कर सकते हैं हम ब्लड के अंदर। ये ना फोटोपिकल इफेक्टिव ड्रग कॉन्सनट्रेशन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसनट्रेशन एट द रिसेप्टर साइट, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसनट्रेशन इन द प्लाज्मा ब्लड एट इक्विलिब्रियम। फिर जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इफेक्टिव ड्रग कंसनट्रेशन होते हैं, रेट ऑफ इनपुट ऑफ अ ड्रग होता है बाय एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेट ऑफ एलिमिनेशन बाय द क्लियरेंस। फिर अपेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि वो वॉल्यूम ऑफ अ ड्रग इन अमाउंट ऑफ ड्रग इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा, total body plasma volume is called the apparent volume distribution, यानी fluid volume that is required to contain entire drug in the body in the same concentration measured in plasma. Amount of drug in the body divided by the plasma drug concentration is equal to volume distribution. वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिट भी वॉल्यूम पर किलोग्राम होगा और ना बेसिस इसके अंदर एक्सपेक्ट देख सकते हैं बेसिकली ना वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होता है कहाँ कहाँ होगा, या तो वो प्लाज्मा कंपार्टमेंट की होगा या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की फॉर्म में होगा या टोटल बॉडी वाटर। जो प्लाज्मा कंपार्टमेंट होते हैं ना वो वन होते हैं क्योंकि वो विद इन द सेल होते हैं, ठीक है। जो होते हैं ना एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स वो बिटवीन द सेल्स होते हैं। जो होते हैं ना टोटल बॉडी फ्लूइड्स वो तो मल्टीपल सेल्स के बिटवीन होंगे, इसलिए ना प्लाज्मा कंपार्टमेंट में वन कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है, एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में जो बेसिकली टू कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है और टोटल बॉडी के अंदर मल्टीपल कंपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। अब ड्रग फीचर्स कहते हैं कि जो हायर मोलिकुलर वेट ड्रग्स और एक्सटेंसिवली प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होंगे तो वो प्लाज्मा कंपार्टमेंट में होती हैं। लोअर मोलिकुलर वेट ड्रग्स और हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो होती हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर होती हैं और बेसिकली ना जो लोअर मोलिकुलर वेट ड्रग्स और लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं और टोटल बॉडी वाटर के अंदर होती हैं। अब जो प्लाज्मा कंपार्टमेंट है ना ये इनकी जो कंपोनेंट्स होती हैं स्लिट जंक्शंस को क्रॉस नहीं करते, जबकि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और बेसिकली टोटल बॉडी वाटर जो है इसमें जो है स्लिट जंक्शन से क्रॉस कर जाते हैं। अब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू द 4 लीटर, 4% ऑफ द बॉडी वेट होता है। तो बेसिकली जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है ना इसमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा वॉल्यूम प्लस इंटरस्टिशियल वॉल्यूम, इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम विच इज़ इक्वल टू द 14 लीटर। और फिर इसके अलावा आते हैं कि जो टोटल बॉडी वाटर है ना इसमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टोटल बॉडी वाटर इज इक्वल टू 42 लीटर। जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लाज्मा कंपार्टमेंट की लो है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की मॉडरेट है और जो है टोटल बॉडी वाटर की हाई है। एग्जाम्पल जो है वो प्लाज्मा कंपार्टमेंट में हेपारिन आती है क्योंकि वो, और इसके अलावा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आ सकते हैं और टोटल बॉडी वाटर के अंदर एथेनॉल आता है। अब बेसिकली मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन अ बॉडी दैट कन्वर्ट्स द नॉन पोलर और लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स इनटू द पोलर और सॉल्युबल कंपाउंड्स। बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ, बेसिकली ना हमारी बॉडी के अंदर जब टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, जब मेटाबॉलिज्म होती है ना तो कुछ ड्रग्स जो कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी ऐसे रिएक्शंस कराती है जिससे वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बेसिकली कहाँ होती है, लीवर के अंदर होती है। उसकी अदर साइड्स कौन सी हैं, किडनी में भी हो सकती है, इंटेस्टाइन में भी हो सकती है, प्लाज्मा में भी हो सकती है और लंग्स में भी हो सकती है। अच्छा, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इसके इफेक्ट्स ये होते हैं कि प्रोड्यूस टू द एक्टिव ड्रग, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देती है, पावेबिलिटी को बढ़ा देती है, टॉक्सिसिटी कम कर देती है, लीवोडोपा टू डोपामीन, मिथाइल डोपा टू मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन।
जो एक्टिव ड्रग टू इनएक्टिव ड्रग को कन्वर्ट करते हैं ना, वो प्रोप्रानोलोल, मॉर्फिन और पैरासीटामोल है। जो एक्टिव ड्रग को एक्टिव मेटाबोलाइट यानी टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म कराएगी, उसमें होता है फिनसेनेटिन टू पैरासीटामोल या डिजिटॉक्सिन टू डाइजॉक्सिन। इसकी एडवांटेजेस ये है कि टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, लिपोफिसिटी कम हो जाती है, रीनल एक्सक्रीशन बढ़ जाती है, बिलियरी एक्सक्रीशन बढ़ जाती है, रीनल रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती हैं, इंजामेटिक हो सकती हैं, इंजामेटिक माइक्रोसोमल हो सकती हैं, इंजामेटिक नॉन माइक्रोसोमल हो सकती हैं, नॉन इंजामेटिक होफियन एलिमिनेशन भी हो सकती है। माइक्रोसोमल साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेस फैमिली ऑफ इंजाइम्स जो होते हैं ना, विच ऑक्सीडाइज ड्रग्स, वो इंजामेटिक मोनो माइक्रोसोमल होती हैं। जो इंजामेटिक नॉन माइक्रोसोमल होती है ना, वो अदर देन द माइक्रोसोमल इंजाइम्स होती हैं। और जो नॉन इंजामेटिक होती हैं ना, उनमें अंदर ये होता है कि ड्रग्स मेटाबलाइज करती हैं बाय द मोलिकुलर अरेंजमेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंजाइम्स फ्रॉम द क्वाटर्नरी टू द टर्शियरी स्ट्रक्चर। जो होती है इंजामेटिक माइक्रोसोमल इंजाइम्स, जो कि साइटोक्रोम P450 को इन्वॉल्व करके होता है, बेसिकली लीवर, किडनी, इंटेस्टाइनल एंड लंग्स में होता है। और ये कैटेगराइज करते हैं, इसमें बेसिकली ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस के रिएक्शंस आ जाते हैं। और ना बेसिकली ना ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन आता है। बेसिकली इसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 आ जाता है। फ़ेज़ 1 के अंदर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस होती है, और फ़ेज़ 2 के अंदर क्या होता है, ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन होती है। और जो होता है ना इंजाइमेटिक माइक्रोसोमल, ये बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर होता है या माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है, मोनोमाइन ऑक्सीडेसिस होती हैं, ईस्ट्रेसिस होती हैं, अमाइडेसिस होती हैं, ट्रांसफेरेसिस होती हैं और कॉन्जुगेसिस होती हैं, कॉन्जुगेट्स होते हैं। और जो होती है ना नॉन इंजाइमेटिक, वो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, बेसिकली एट्राक्यूरियम और सिस्ट्राक्यूरियम। और जेनेटिक पॉलीमॉर्फ्स और इंड्यूसर्स इनिबिटर्स जो होते हैं ना, वो दोनों इंजाइमेटिक में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इंजामेटिक माइक्रोसोमल में प्रेजेंट होते हैं। इंजामेटिक नॉन माइक्रोसोमल और नॉन इंजामेटिक में नहीं प्रेजेंट होते। इसके लिए हमने साइटोक्रोम P450 सिस्टम देखा, जो कि क्या था, माइक्रोसोमल इंजाइम रैंकिंग फर्स्ट अमंग द फेज़ 1 इंजाइम्स विद रिस्पेक्ट टू द कैटालिटिक वर्सटिलिटी। यानी इसका मतलब ये है कि हेम कंटेनिंग प्रोटीन्स जो कि हैं कम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन द आयरन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब्स लाइट मैक्सिमली एट द 450 नैनोमीटर। इसमें वो सबस्ट्रेट्स होते हैं जो ड्रग that is metabolized by the enzyme system, वो substrate है। drug that increase the synthesis and activity of the enzyme system, वो inducer है। और drug that decrease the metabolism of the substrate, वो inhibitor है। at least cytochrome P415 cytochrome P415 enzymes जो होते हैं ना, वो identified होते हैं in the human liver microsomes। इसके अलावा वो कहते हैं कि percentage of drugs metabolized by the enzyme system वो होते हैं बेसिकली, इसको हम नहीं, इसे छोड़ देना। बेसिकली आगे है टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। टाइप बेसिकली ड्रग जो होती है वो लिपोफिलिक होती है, फिर फ़ेज़ 1 रिएक्शन होता है, इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस वगैरह होते हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है कि ना वो पोलर में चेंज हो जाती है। फिर उसके बाद फ़ेज़ 2 रिएक्शन आता है। सम ड्रग्स होते हैं वो डायरेक्टली एंटर हो जाती हैं फ़ेज़ 2 रिएक्शंस के। फ़ेज़ 2 के रिएक्शंस इंटर कॉन्जुगेशन होती है, जिसमें ग्लूकोरोनिडेशन वगैरह हो जाती है, और ये वाटर सोल्यूबल होती है। अब फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 रिएक्शंस का डिफरेंस देख लेते हैं कि रिएक्शंस दैट कन्वर्ट पेरेंट ड्रग टू मोर पोलर, वाटर सोल्यूबल और मोर रिएक्टिव प्रोडक्ट, जिसे हाइड्रोक्सिलेशन, सल्फर हाइड्रेशन, नाइट्रेशन वगैरह, ये क्या है, वाटर सोल्यूबल है। जो फ़ेज़ 2 रिएक्शंस है, रिएक्शंस दैट इंक्रीज द वाटर सोल्यूबिलिटी बाय कॉन्जुगेशन ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल विद द पोलर मोइटी सच एज द ग्लूक्रोनेट, एसीटेट, सल्फेट, ग्लाइसिन, ईटीसी। जो होती है ना फ़ेज़ 1 रिएक्शन, वो नॉन सिस्टेमिक और फंक्शनलाइजेशन होते हैं, और बेसिकली ना उन्हें फंक्शनल ग्रुप इंसर्ट किया जाता है। जो फ़ेज़ 2 रिएक्शन है, सिस्टेमिक और कॉन्जुगेशन होती हैं, इनमें रेडिकल जो होता है वो कॉन्जुगेट होता है। और बेसिकली जो है ना फ़ेज़ 1 रिएक्शन ये पोलर, एक्टिव और इनएक्टिव और अनचार्ज हो सकते हैं, जबकि फ़ेज़ 2 रिएक्शन पोलर, ह्यूली इनएक्टिव होता है। जो फ़ेज़ 1 रिएक्शन होता है ना, ये ना बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिवेशन कराता है, देखा जा सकता है, और फैसिलिटेट करती है एक्सक्रीशन इन केस ऑफ फ़ेज़ 2 रिएक्शन। साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स मेनली प्रेजेंट होते हैं इन फ़ेज़ 1 रिएक्शन। फ़ेज़ 2 के अंदर ट्रांसफरेसेस प्रेजेंट होते हैं, और बेसिकली ना माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन के 9 टाइप्स हैं। अब हम इसे याद करें तो किस तरह कर सकते हैं कि एन ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में क्लोरोफेरेनिमाइन है, और फिर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्लोरम फेनिकोल बन जाता है। डी अल्कलाइलेशन करते हैं तो पैरासीटामोल फेनासेलिन टू पैरासीटामोल कन्वर्ट कर देते हैं। डी अल्कलाइलेशन करते हैं थियोफाइलिन बन जाता है। डी अल्कलाइलेशन करते हैं तो 6 मिथाइल थायोप्यूरिन बन जाता है। डी अमाइनेशन करते हैं तो एम्फिटामिन बन जाता है। डिसल्फरेशन करते हैं तो पैराथायोन टू पैराऑक्सोन बन जाता है। एल्फिटिक हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं तो इब्रोफिन बन जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं तो प्रोप्रानोलोल बन जाता है। इस तरह 2 ही एग्जाम्पल
ट्रांसफरेज याद कर लेती है ग्लूक्रोनिडेशन, जिसमें एस्पायरिन इसमें यूडीपी ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेजेस इन्वॉल्व होंगे, एस्पायरिन, एसिटामिनोफेन और डाइजॉक्सिन, और एसिटाइलेशन करते हैं, फिर एनेसिटाइल ट्रांसफरेजेस होंगी जिसे आइसोनियाजिड और सल्फोनामाइड्स। अब बेसिकली हम डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन की। बेसिकली एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं, एंजाइम इंडक्शन होती है जो कि इंक्रीज़ कर देती है सिंथेसिस एंड एक्सप्रेशन ऑफ दी SCR and cytochrome P450 enzymes by the drugs और the other xenobiotics। इसमें इसकी एग्जांपल में ना इसका नमूने क्या बुलशिट स्क्रैप PG, बुलशिट से बुल बी से आया, बारबिचुरेट शिट से आया SD जोन्स वॉट, और स्क्रैप से आया सल्फोनाइल यूरियाज, कार्बामेज़ेपाइन, रिवाम्पिन अल्कोहल, फेनोबार्बिटोल, फेनोटाइन और ग्रेसफुलविन। और जो एंजाइम इनिबिटर्स है ना वो skinfaces.com है, सोडियम वल्प्रोएट, आइसोनियाजिड, सिमिटिडीन, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल अल्कोहल, क्लोरोमफेनिकोल, एथ्रोमाइसिन, सल्फोनामाइड, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओमेपराजोल, मेट्रोनिडाजोल, अमिडाजोल, क्विनीन, ग्रेप फ्रूट जूस। जो बेसिकली अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो एज पे डिपेंड करता है बेसिकली, और जब एज इंसान की इन्फेंट्स और ओल्ड एज के अंदर मेटाबॉलिज्म कम होता है, और ना एल्डर्स के अंदर और यंग एज में मेटाबॉलिज्म हाई होता है, और जेंडर भी है, मेल्स के अंदर बॉडी मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। इसके अलावा जो है रेस डाइट पे भी डिपेंड करता है। अब इसके अगला जो है वो एडवर्स इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं हम ड्रग्स के ना, जो अनप्रडिक्टेबल हैं और प्रेडिक्टेबल हैं। बेसिकली एलर्जी करा सकती है। आइडोसिन एलर्जी के अंदर क्या होता है कि ड्रग टेकन एज एन एंटीजन एंड इम्यून रिस्पॉन्स अकर, जैसे पेंसिलिन कॉज द एनाफिलेक्टिक शॉक। आइडोसिन ये होती है ट्रेट दैट इज़ पार्टिकुलर टू अ ग्रुप और इंडिविजुअल में बिकॉज ऑफ अ जेनेटिक प्रॉब्लम, उसे हम आइडोसिन कहते हैं। जैसे एस्पारिन कॉजेज द हेमोलिसिस इन द पीपल विद द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। फिर आती है प्रेडिक्टेबल इफेक्ट्स में आते हैं बेसिकली टॉक्सिसिटी होती है, इसमें ड्रग इंड्यूस पॉइजनिंग आ सकती है, जब हम ड्रग देंगे तो पॉइजनिंग करा देगी, लार्ज वन होती है और स्मॉल में डोजेज में भी हो सकती है। फिर होती है टेट्रोजेनेसिटी, इसमें ड्रग इंड्यूस्ड इन यूट्रोफीटल डिफेक्ट्स, इसमें एथेनॉल और वारफेरिन आते हैं। फिर आती है म्यूटाजेनेसिटी, ये ड्रग इंड्यूस्ड जीन म्यूटेशंस हैं, ये एफ्लाटॉक्सिन्स हो सकते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स हो सकती हैं। फिर आती है कार्सिनोजेनिसिटी, ये ड्रग इंड्यूस्ड कैंसर्स होती हैं, ये कोल तार विनाइल क्लोराइड वगैरह होती हैं। फिर होती है टॉलरेंस होती है डिक्रीज द ड्रग रिस्पॉन्स ड्यू टू मैनी रिस्पॉन्सेज, मैनी रीजंस, जैसे मोरफिन आ सकती है, नाइट्रेट आ सकती है। डिपेंडेंस होती है, हैबिचुएशन और एडिक्शन, जैसे टोबैको और मोरफिन एक एग्जाम्पल है। एलिमिनेशन ये है कि हमने जो बॉडी को हमने जो भी सब्सटेंस की मेटाबॉलिज्म किया फिर उसे हमने इनएक्टिवेट करके ना बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया, तो उसे हम एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन जो है वो इट इज़ द ड्रग इनएक्टिवेशन और रिमूवल फ्रॉम द बॉडी बाय द मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। मोस्ट ड्रग्स जो होती हैं मेटाबोलाइट्स होती हैं, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, बिलियरी एलिमिनेशन और यूरिनरी एलिमिनेशन के थ्रू होती हैं। फिर वोलेटाइल एनेस्थेटिक केसेस भी होते हैं एक्सक्रीटेड बाय द लंग्स, और ड्रग्स विद द एक्टिव मेटाबोलाइट्स लाइक डायज़ेपाम, एलिमिनेशन ऑफ अ पेरेंट मॉलिक्यूल बाय मेटाबॉलिज्म इज नॉट सिनोनियम विद द टर्मिनेशन ऑफ एक्शन। drugs that are not metabolized वो होती है excreted in the mode of elimination. Small number of drugs combine irreversibly with their receptors. फिर आगे कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन और फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन में क्या इफेक्ट है। ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन में ये होता है कि कांस्टेंट स्टेज नहीं जो प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना ड्रग कंसंट्रेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज द कांस्टेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन है ना उसमें ड्रग कंसंट्रेशन जो होती है विद रिस्पेक्ट टाइम जो है वो ना कांस्टेंट नहीं होती और वो प्रोपोर्शनल होती है टू जो प्रोसेस है ना वो प्रोपोर्शनल होता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। जो ज़ीरो ऑर्डर है वो कांस्टेंट है, जो फर्स्ट ऑर्डर है वो लीनियर काइनेटिक प्रोसेस है। इसके अलावा आगे इसके ग्राफ्स दिए हुए हैं, ये दोनों ग्राफ्स करने हैं। अब देखें ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन के अंदर पहला ग्राफ जो था वो लीनियर था लेकिन दूसरा कर्व है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन में ये ग्राफ जो है वो लीनियर है। क्लियरेंस जो है वो नॉट कांस्टेंट होती है ज़ीरो एलिमिनेशन में, कांस्टेंट होती है फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन में। और एग्जांपल जो आती है ना वो एट हाई टॉक्सिक डोसेज होती है, इसे हम कर सकते हैं पी की निमोनिक बना के ना, फेंटाइन, एस्पायरिन और एथेनॉल। और जो फर्स्ट ऑर्डर मेटाबॉलिज्म होती है मोस्टली ड्रग फॉलोज दिस। क्लियरेंस क्या होती है कि जो वॉल्यूम ऑफ अ ब्लड और अ प्लाज्मा दैट कैन बी फ्रीड ऑफ अ ड्रग इन स्पेसिफिक टाइम, यानी जो अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट द बॉडी है ना उसे हम एक्सक्रीट आउट कर दें, रिमूव कर दें, तो उसे हम क्लियरेंस कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ द ब्लड और प्लाज्मा दैट कैन बी फ्री ऑफ अ ड्रग इन अ स्पेसिफिक टाइम। क्लियरेंस इज इक्वल टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अ ड्रग डिवाइडेड बाय द ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इसका यूनिट जो होता है वो क्लियरेंस पर किलोग्राम होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लियरेंस ड्रग, ब्लड फ्लो, कंडीशंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द एलिमिनेशन लाइक किडनी,
यूर इंटेस्टाइन। प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होती है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी और द ब्लड टू फॉल बाय 50%, मतलब अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय ड्रग टू डिक्रीज टू अ हाफ वैल्यू। तो इसमें डिटरमाइन द रेट एट विच द ब्लड कंसनट्रेशन राइजेज ड्यूरिंग द कॉन्स्टेंट इन्फ्यूजन एंड फॉल्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टॉप इट। बेसिकली हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ओवर क्लियरेंस। इसके फैक्टर्स जो हैं वो हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ओवर क्लियरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन ऑफ अ ड्रग। एक्सट्रैक्शन रेशियो बेसिकली ना फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ द ड्रग होती है जो कि रिमूव होती है फ्रॉम द परफ्यूजिंग ब्लड ड्यूरिंग द पैसेज और थ्रू द ऑर्गन। बेसिकली ना इसका फॉर्मूला एक्सट्रैक्शन का ये है कि ब्लड फ्लो इज इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट। थेरेप्यूटिक विंडो क्या होती है कि सेफ रेंज होती है बिटवीन द मिनिमम थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन एंड द मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। रेशियो बिटवीन द मिनिमम थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन एंड द मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज कॉल्ड थेरेप्यूटिक विंडो। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो होती है ये थ्रो होती है लेवल्स ऑफ ड्रग गिवन इमीडिएटली, और मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन जो होती है परमिसिबल होती है पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन में। अब डोजेज रेजिमेंट क्या है? प्लान फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन over a period of time. An optimal dosage regimen results in an achievement of the therapeutic levels of a drug that in the blood without exceeding the minimum toxic concentration and depends on the minimum therapeutic and the toxic concentration and the volume distribution and the clearance. A maintenance dose और loading dose के दरमियान difference है. Dose required for the regular administration to maintain the target plasma level to maintain the desired steady state is called the maintenance dose. और जो loading dose होती है dose required to achieve a specific plasma drug concentration with a single administration is called the loading dose. जो बेसिकली लोडिंग अब इसके अलावा ना डोजेज का बेसिकली ना अब ये हमारी जो बॉडी के अंदर जो एलिमिनेशन होती है ये हमारे GFR रेट पे भी डिपेंड करती है, और फिर केराटिनिन क्लियरेंस डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। फॉर अ ड्रग्स टू बी रिमूव फ्रॉम द रीनल रूट ओनली, तो उसके लिए करेक्ट डोजेज फॉर्मूला दिया हुआ है कि एवरेज डोज मल्टीप्लाई बाय पेशेंट क्लियरेंस डिवाइडेड बाय दी 100, और शॉर्टकट फॉर द मेजरेंस ऑफ द क्लियरेंस इज इक्वल टू द 140